हेलो विद्यार्थियों। इस वीडियो में आज हम जो केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंध हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो संविधान के भाग जो 12 है उसमें अनुच्छेद 268 से 293 तक केंद्र राज्य जो वित्तीय संबंध है उनके ऊपर चर्चा की गई है और इन्हीं से संबंधित इनमें जो अन्य उपबंध हैं उनके ऊपर भी चर्चा की गई है। तो यहाँ जो वित्तीय संबंध हैं वो जिनका जो आधार है यानी जो कराधान की जो स्थिति है या उनके जो तरीके हैं वो बताए गए हैं कि संसद के पास संघ सूची है जिनके बारे में जो कर निर्धारण का विशेष अधिकार है। राज्य विधानमंडल उनके पास राज्य सूची है जिनके संबंध में वो कर निर्धारण के विशेष अधिकार रखते हैं। जैसे संघ सूची में कुल ऐसे 15 विषय हैं जिन पर कर निर्धारण का विशेष अधिकार उनके पास है। राज्य सूची में ऐसे 20 हैं। एक संवर्ती सूची का भी प्रावधान है जिसमें जो 3 ऐसे हैं जिन पर दोनों ही कर निर्धारण का अधिकार रखते हैं। तो वित्तीय स्वायत्ता इस प्रशासनिक स्वायत्ता का मापदंड ही है। भारत में राज्यों को बहुत कम वित्तीय स्वायत्ता प्राप्त है क्योंकि देश के जो ज़्यादातर वित्तीय संसाधन है वो अधिकांशतः केंद्र को सौंप दिए गए हैं और राज्यों के पास बहुत ही सीमित मात्रा में करारोपण के अधिकार हैं। लगभग सभी महत्वपूर्ण करों के विषय में संघीय सूची में वो डाल दिए गए हैं। केवल राज्य सूची में जो बिक्री कर से संबंधित जो विषय हैं उनको रखा गया है और वित्तीय संसाधनों के जो मुख्य स्रोत है उनसे होने वाली आय संघ के पास जाती है, राज्यों के पास वो नहीं रहती। लेकिन इसका संघ के द्वारा जो अनुदान के रूप में राज्यों को जो वितरण किया जाता है इससे भी बढ़कर राज्य सरकार ऋण नहीं ले सकती बिना केंद्र की अनुमति के। तो वित्तीय संसाधन जो हैं वो केंद्र और राज्यों के बीच वित्त आयोग यानी अनुच्छेद जो 280 है उनकी सिफारिशों के आधार पर ही वितरित वो किए जाते हैं और जो वित्त आयोग है वो अपने कार्यकारण एवं नियुक्ति के किसी भी मामले में राज्य की भूमिका उनमें बिल्कुल भी नहीं होती, ना ही वो स्वीकारते हैं और इसके जो कार्यक्रम हैं उनका निर्धारण भी केंद्र के हाथ में है। राज्यों को का उसमें कोई लेना देना नहीं होता है। इस प्रकार राज्य अपने वित्तीय संसाधनों के लिए केंद्र के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर होते हैं और इसी कारण उन्हें शोभायमान नगर पालिकाएँ भी कहा जाता है। क्योंकि जो करों का जो निर्धारण है या जो वितरण है वो जिस आधार पे किया जाता है वो संविधान में वर्णित कर दिया गया है कि ऐसे कर जो संघ द्वारा आरोपित किए जाते हैं लेकिन राज्यों द्वारा संग्रहित और वितरित किए जाते हैं। जैसे स्टाम्प ड्यूटी, औषधियों पर लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क, पेय जो मादक पदार्थ हैं उनके निर्माण पर लगाए जाने वाले कर। दूसरा, वे कर जो संघ द्वारा आरोपित और संग्रहित किए जाते हैं, मतलब संघ ही उनको लगाता है और उनको एक जुटाने का मतलब संग्रहण करने का कार्य भी संघ ही करता है, लेकिन वो पूर्ण रूप से राज्य को सौंप दिए जाते हैं। जैसे विरासत ड्यूटी, उत्तराधिकार से प्राप्त जो संपत्ति पर जो कर है वो, वस्तुओं और यात्रियों को लाने ले जाने पर कर, रेलवे का माल भाड़ा आदि। तीसरे प्रकार के कर जो कि केंद्र द्वारा आरोपित और संग्रहित किए जाते हैं लेकिन वो राज्यों के बीच बांट दिए जाते हैं, जैसे कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी और व्यक्तियों की आय पर लगने वाला कर। एक कर जो चौथे प्रकार का है और वो इस प्रकार का है जो कि केंद्र द्वारा आरोपित और संग्रहित होता है और पूर्ण रूप से केंद्र में ही वो काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार की जो कर हैं वो जैसे निगम कर है और जो सरचार्ज कर है वो ऐसे कर हैं जो कि केंद्र द्वारा ही आरोपित, संग्रहित और उन्हीं में ही वो विनियोजित किए जाते हैं। तो इस प्रकार की कर निर्धारण की व्यवस्था है जिसके कारण राज्यों को एक निगमकारी निकाय कहा जाता है क्योंकि वो केवल कर उगाने का कार्य ही वो करते हैं। यहाँ केंद्र राज्य के जो वित्तीय संबंध है उनमें जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाने वाली जो संस्था है वो जो कि एक संवैधानिक संस्था है वो है वित्तीय आयोग। तो वित्तीय आयोग अनुच्छेद 280 एक अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में
इसकी व्यवस्था की गई है और इसका गठन हर 5 वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा स्थापित किया जाता है, जो कि इन कुछ ऐसी सिफारिशें हैं जो राष्ट्रपति करता है, फिर राष्ट्रपति उनको संसद भवन में जो सदन की कार्रवाई हैं जब चलती हैं तो उनके समक्ष उसकी रिपोर्ट रखवाई जाती है। जैसे कि केंद्र और राज्यों के बीच जो कराधान व्यवस्था का निर्धारण है और उनकी जो प्राप्तियां हैं उनमें राज्यों के बीच हिस्सेदारी का निर्धारण का जो कार्य है वो वित्त आयोग करता है। वित्त आयोग उन सिद्धांतों के तहत जब राज्य केंद्र के से आर्थिक अनुदान लेकर कार्य करता है, इस बात की सिफारिश भी वित्त आयोग करता है। राज्य वित्त आयोग की संस्तुति यानी जो राज्य के जो वित्त आयोग होते हैं उनकी संस्तुति के आधार पर राज्य, पंचायत और जो नगर पालिका के आय के जो स्रोत हैं उनकी पूर्ति के लिए राज्य की जो संचित निधि है उसकी बढ़ाने के लिए भी जो उपाय हैं वो सुझाने का कार्य भी वित्त आयोग करता है। और राष्ट्रपति द्वारा जब भी कोई वित्तीय मामले उनके संबंध में सौंपे जाएं, उनसे संबंधित भी जो भी कार्य हैं वो वित्त आयोग करता है। तो वित्त आयोग बड़ी महत्वपूर्ण संस्था है जो कि कर निर्धारण होने के बाद और जो भी आय है और करों से जो आय है उनको बंटवारा करने का कार्य वित्त आयोग करता है। तो ये वो तीनों संबंध हैं जिसके आधार पे केंद्र और राज्य हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था को ऊर्जावान बनाए रखते हैं और अपनी कार्यशैली का संचालन वो करते हैं। इसके बावजूद भी वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो महत्वपूर्ण जो तनाव क्षेत्र से संबंधित रखते हैं जिसके कारण केंद्र और राज्यों के मध्य टकराट की स्थिति उत्पन्न होती है। तो अधिकांशतः ये टकराट की स्थिति जैसे व्यवहार में जब उत्पन्न होती है जब केंद्र में किसी अलग दल की सरकार होती है और राज्य में किसी अलग दल की सरकार होती है। लेकिन सामान्यतः जो बिंदु हैं टकराट के, जैसे राज्यपालों की नियुक्ति और जो बर्खास्तगी का जो तरीका है, राज्यपाल का जो पार्टीवादी जो पक्षपातपूर्ण जो रवैया है, जैसे जब भी किसी पार्टी की सरकार केंद्र में बनती है तो वो अपने दल से जुड़े हुए लोगों को राज्यपाल के रूप में उन राज्यों में नियुक्त करती है जहां उनके दल की सरकार नहीं होती। तो वो पूर्ण रूप से इस संवैधानिक पद पे आसीन होते हुए भी अपनी पार्टी संबंधी जो विचारधारा है उससे पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो पाते और उन्हीं गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं। तो पार्टी हित में वो राष्ट्रपति शासन लगाने को ही वो ऐसी सिफारिशें वहाँ केंद्र स्तर पर करते हैं। राज्य में जो कानून और व्यवस्था बनाने के लिए केंद्रीय बलों की जो तैनाती है उनको लेकर भी दोनों के मध्य अधिकांशतः विवाद देखने को मिलता है। राज्य के लिए जो वित्तीय आवंटन में जो भेदभाव किया जाता है, तो जैसा कि हमने ऊपर चर्चा की, यदि अलग दलों की सरकार दोनों जगह हों तो इस प्रकार भेदभाव देखने को मिलता है। राजनीतियों की अनुपालना में जो नीति आयोग है उसकी भूमिका के संबंध में अखिल भारतीय सेवाओं का जो प्रबंध है उनको लेकर, मुख्यमंत्रियों के विरुद्ध जो जांच है और आयोगों की नियुक्ति उनको लेकर, वित्तीय हिस्सेदारी दोनों को लेकर, और राज्य सूची के विषयों पर जब जब केंद्र द्वारा अतिक्रमण किया जाता है तब तब इनमें अधिकांशतः हमें विवाद देखने को मिलता है। लेकिन 1960 के दशक से ही जब तक कि कांग्रेस पार्टी का यहाँ अधिकांशतः देश में सरकारों के रूप में हिस्सेदारी रही और जब विपक्ष के रूप में नए दल उभर कर आने लगे तब से इन संबंधों पर विचार किया जा रहा है और क्या क्या प्रयास अब तक की सरकारों ने इस दृष्टि से किए हैं। तो जैसा यदि केंद्र जो प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 का जब गठन किया गया जिसके मोरारजी देसाई ने, तो इसके जो सिफारिशें थी वो 1969 में केंद्र सरकार को सौंपी गई और उसमें जो मुख्य बिंदु थे तो उन्होंने जो सिफारिश की, जो कि अधिकांश जो सिफारिशें विचारणीय रही, उनको शामिल भी किया गया। जैसे अनुच्छेद 263 के तहत एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करना, राज्य के लिए अधिकतम शक्तियों का प्रत्यायोजन, राज्य को ज़्यादा वित्तीय संसाधन स्थानांतरित करना, और जो राज्यों में जो केंद्रीय जो सशस्त्र बल हैं उनकी जो तैनाती वो राज्य के यदि वो सिफारिश करते हैं तो उसी आधार पर उनकी तैनाती की जानी चाहिए। अगला कदम 1969 में जो तमिलनाडु सरकार थे उसके जो वीपी राजमन्नार थे उनकी अध्यक्षता में
केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने और राज्यों को स्वायत्तता दिलाने के लिए संविधान संशोधन में सुझाव देने हेतु एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया और जिसने अपना प्रतिवेदन 1971 में सौंपा। तो उन्होंने भी इन्हीं केंद्र राज्य जो संबंध हैं उन पर एक समीक्षा रिपोर्ट पेश की, जिसके अनुसार कि संविधान में उन्होंने कहा कि ऐसे कई विशेष प्रावधान हैं जो केंद्र को विशेष शक्तियाँ प्रदान करते हैं। इन्होंने एक अंतर्राज्य परिषद गठन करने का इन्होंने भी एक सुझाव दिया था और इन्होंने ये भी कहा कि जो योजना आयोग है उसे एक संवैधानिक निकाय के रूप में दोबारा से पुनर्स्थापित किया जाए और जो वित्तीय आयोग है उसको एक स्थायी निकाय बना दिया जाए, जैसा कि अभी वो प्रति 5 वर्ष पे बनता है। इस दृष्टि से इन्होंने ये भी कहा कि जो राष्ट्रपति की जो आपातकालीन जो शक्तियाँ हैं उनको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाए और राज्यों को अधिक हिस्सेदारी दी जाए। अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं उनको भी समाप्त करने की बात इस राजमन्नार समिति ने अपनी सिफारिशों में की थी। ऐसे कई कदम सरकारों के माध्यम से उठाए गए, जैसे आनंदपुर 1973 में आनंदपुर साहिब जो प्रस्ताव है, पश्चिम बंगाल स्मरण पत्र है। लेकिन जो सबसे सफल जो इस प्रकार के प्रस्ताव या जो आयोग रहे हैं उनमें जो सबसे बड़ा नाम है वो है 1983 में जो सरकारिया आयोग है, जिसके ऊपर आपके कई बार पृथक में रूप से भी एक बड़ा क्वेश्चन आता है। तो जो 1983 में केंद्र सरकार ने जो उच्चतम न्यायालय के एक रिटायर्ड जज थे RS सरकारिया, उनकी अध्यक्षता में इन केंद्र राज्य संबंधों पर एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया और उनसे कहा गया कि आप केंद्र सरकार के बीच जो भी व्यवस्थाओं व कार्य पद्धतियों का जो परीक्षण करें तथा उसमें जो उचित परिवर्तन करने लायक हो या ऐसी प्रमाणिक सिफारिश प्रस्तुत करें जिससे कि ये सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित हो सकें। तो ये बड़ा लंबा आयोग का कार्यकाल रहा, लगभग 4 बार ये इनका कार्यकाल बढ़ाना पड़ा, जिन्होंने अपनी अंतिम रिपोर्ट 1987 में जाकर पेश की थी और इन्होंने लगभग 247 सिफारिश प्रस्तुत की और जिनमें जैसे अंतर्राज्य परिषद को एक स्थायी रूप दिया जाए और उसकी स्थापना अनुच्छेद 263 तहत की जाए। अनुच्छेद जो 356 है उसका बड़े संभल कर प्रयोग किया जाना चाहिए और इसका प्रयोग तब हो जब सभी विकल्प बंद हो जाएं। इन्होंने ये भी सिफारिश दी कि अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं उनको अधिक मजबूत बनाया जाए। कराधान की जो शक्ति है, इन्होंने ये सिफारिश की कि वो संसद में ही निहित रहनी चाहिए और जो समवर्ती सूची है उसमें अन्य शक्तियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। राज्यों की विधेयकों को लेकर इन्होंने ये कहा कि जब राष्ट्रपति राज्य के किसी विधेयक को स्वीकृत के लिए आरक्षित करें तो इसका कारण राज्य सरकार को बताया जाना चाहिए। राष्ट्रीय विकास परिषद को इन्होंने कहा कि इसका नाम राष्ट्रीय आर्थिक एवं विकास परिषद कर देना चाहिए और राज्यपाल के संबंध में भी इन्होंने यह कहा कि उसके जो 5 वर्ष का जो कार्यकाल है वो बिना ठोस कारणों से अतिरिक्त बाधित नहीं होना चाहिए और राज्यपाल की जो स्वयं विवेक की शक्ति है उसमें कहा कि बहुमत की स्थिति में उन्हें सरकार को भंग नहीं करना चाहिए। इन्होंने राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में भी ये भी बात कही कि जो मुख्यमंत्री की सलाह अवश्य रूप से ली जानी चाहिए, क्योंकि जिस राज्य का मुख्यमंत्री है उसके ऊपर या वहाँ हम किसी संवैधानिक पद की व्यवस्था कर रहे हैं तो वहाँ के जो कार्यपालिक जो वास्तविक रूप से जो प्रमुख होता है जैसे मुख्यमंत्री, तो उसकी सलाह अवश्य रूप से माननी चाहिए। तो इस प्रकार से ऐसी 247 सिफारिशें इन सरकारिया आयोग ने प्रस्तुत की, जिसमें से लगभग 180 जो सिफारिश हैं वो उसका क्रियान्वयन हो चुका है, वो व्यवहार में आ चुकी हैं, उनको कुछ को संवैधानिक रूप भी दिया जा चुका है। तो इस प्रकार के आगे भी कदम उठते रहे। जैसे 2007 में जो पुंछी आयोग है उन्होंने भी ऐसे के सरकारी आयोग से मिलती जुलती ऐसी लगभग बहुत सारी सिफारिशें दी और लगभग 310 के अनुसार उन्होंने सिफारिशें दी और वो व्यवहार में अभी उन पे उनका कुछ को उनमें शामिल भी कर लिया गया है और कुछ पे अभी चिंतन बाकी है। तो
ये पूरे केंद्र राज्य संबंध के मध्य किस प्रकार से उनके संबंधों का संचालन किया जाता है और वे कौन से बिंदु हैं जहां टकराट की स्थिति उत्पन्न होती है, और अब तक केंद्र और राज्य के स्तर पर क्या क्या कदम सरकारों के माध्यम से उठाए गए हैं, इन पे हमने एक विस्तृत चर्चा की। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।